गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया एप्लीकेशन लाइंस का, दैट इज शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। अभी तक के आपने लाइंस के बारे में ये पढ़ा था कि या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर पैरेलल लाइंस होते हैं, पैरेलल लाइंस। और अब मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ आपको। तीसरा पॉइंट है आपका स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस, अब ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस प्लेन में आपने डिस्कस किया था। तो जब भी प्लेन में कोई दो लाइंस होगी, तो प्लेन में दो लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी या तो पैरेलल होगी। अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग नहीं है तो पैरेलल है। ये हो गई प्लेन की बात। लेकिन जब हम स्पेस में आते हैं, तो स्पेस में दो लाइंस न तो पैरेलल हो सकती है, ना ही इंटरसेक्टिंग। स्क्यू लाइंस, दोज लाइंस which are neither parallel nor intersecting. Such lines are called as skew lines. इन लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलेंगे, जो न तो पैरेलल है और न ही इंटरसेक्टिंग है। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी स्पेस में होती है, प्लेन में नहीं होती। ठीक है, फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि अगर ये स्क्यू लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में तो आपको मालूम है कि डिस्टेंस उनके बीच में जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है और स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है, हम उसको देखेंगे जब लाइंस स्पेस में रहती है। ठीक है, फाइन। तो अब स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेज डिस्टेंस, वो कैसे निकालेंगे? अब इसके बारे में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। और ये मेंस लेवल पे, बोर्ड लेवल पे, एडवांस लेवल पे पूछा जा रहा है। और आजकल तो ये ज़्यादा इसमें मतलब अभी अभी 2020 के जो मेंस हुआ था उसमें भी शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और बच्चे इससे बहुत घबराते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, फार्मूला याद रखने की आपको ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। फिर जो हम फार्मूला डिराइव करने वाले हैं शॉर्टेज डिस्टेंस का, वो भी एक तकलीफ देता है। लेकिन आपको मैं जितना हो सके एकदम बिल्कुल आसान बना के दे रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या है? अब आपने देख लिया है, स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती है जो न तो पैरेलल होती है, न ही इंटरसेक्टिंग होती है स्पेस में। करेक्ट, फाइन। तो देखो, अब ये एक लाइन है। जैसे मैंने ले लिया आपका, ठीक है, एक लाइन ऐसे ले लिया और ये ऐसे ले लिया। ठीक है, तो अब ये दोनों लाइंस क्या है? ये स्क्यू लाइंस है। और इस लाइन का इक्वेशन मैंने ले लिया, R1 इक्वल टू A1 प्लस लैम्बडा B1। करेक्ट, ये हो गई इस लाइन का इक्वेशन। इस लाइन का इक्वेशन ले लिया मैंने, A2 प्लस म्यू B2। ठीक है, अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत लोगों को समस्या रहती है इसके डेरिवेशन में। आपको मैं डेरिवेशन बिल्कुल आसान बना के दे रहा हूँ, इजी वे में। और इसमें हम प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और वो कैसे प्रोजेक्शन आपने मेरे से वेक्टर में भी पढ़ा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अनदर लाइन। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हो। बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ करना है और कुछ नहीं। देखिए, अब यहाँ से आते हैं, ये लाइन L1 और ये L2। ठीक है, तो ये लाइन का इक्वेशन A1 प्लस लैम्बडा B1 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कोई पॉइंट A जिसका कि पोजीशन वेक्टर A1 है, इससे पास हो रही है। वैसे ही ये कोई लाइन यहाँ से पास हो रही है पॉइंट से, R2 इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 है। इसका मतलब ये कोई पॉइंट A2, ओके, जिसका कि ये A1 लिख लेता हूँ, ये A2 लिख लेता हूँ, जिसका कि पोजीशन वेक्टर A2 है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये तो इसका पॉइंट हो गया कि R1 का, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है R1 इक्वल टू A1 प्लस लैम्बडा B1, मतलब ये लाइन एक पॉइंट
जिसका कि पोजीशन वेक्टर A1 है उससे पास हो रही है, और ये लाइन जिसका कि पोजीशन वेक्टर A2 है उससे पास हो रही है। वो पॉइंट्स को मैंने A1 और A2 नाम दे दिया, करेक्ट, फाइन। और इससे एक और बात पता चलती है कि ये लाइन इस कोई वेक्टर B1 के पैरेलल है, करेक्ट है, और ये लाइन ये कोई वेक्टर B2 के पैरेलल है, करेक्ट है, फाइन। ये बात तो हो गई क्लियर, ठीक है सर। अब अगर ये दोनों लाइंस को देखेंगे, ये दोनों लाइंस, ये वेक्टर्स, ये B1 और B2 है, तो पहली बात तो ये बात समझ में आ गई कि जो दोनों B1 और B2 वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो ये B1 के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, और ये B2 के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। तो B1 क्रॉस B2 जो है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर B1 वेक्टर B2 के ऊपर। अब परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट आ गया। जब हम शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस की बात करेंगे तो वो जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, तभी वो शॉर्टेज डिस्टेंस कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये अगर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, सपोज करो मैंने ले लिया P और Q, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, मतलब ये जो लाइन है PQ वो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, करेक्ट है। तो ये PQ जो है ये हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू लाइन, और इसी को हमको फाइंड आउट करना है। खैर अब अगर ये PQ शॉर्टेज डिस्टेंस है और इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, शॉर्टेज डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर है, और अगर आप देखेंगे कि ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये B2 के ऊपर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये B1 के ऊपर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। तो PQ जो है वो परपेंडिकुलर है B1 क्रॉस B2 के, ऑलरेडी B1 क्रॉस B2 जो है परपेंडिकुलर B1 पे है, इसके ऊपर B2 पे, तो इसका मतलब PQ जो वेक्टर बनेगा वो पैरेलल हो जाएगा B1 क्रॉस B2 के, करेक्ट है। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा और ये दोनों परपेंडिकुलर है लाइन L1 और L2 के ऊपर, या फिर परपेंडिकुलर है वेक्टर B1 और वेक्टर B2 के ऊपर, ठीक है। तो PQ जो है वो परपेंडिकुलर है, करेक्ट, फाइन। और इसी को हमको निकालना है शॉर्टेज डिस्टेंस को। अब स्टूडेंट्स दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं जो है प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब अगर आप देखिए कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन A1 और A2 से पास हो रही है, तो इस लाइन का प्रोजेक्शन, इसके ऊपर जब हम प्रोजेक्शन जो है वो शॉर्टेज लेंथ होती है, शेडो होती है उसकी, करेक्ट है। तो इसका प्रोजेक्शन एक्चुअली में ये PQ है। प्रोजेक्शन के ऊपर एक बार और दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये वेक्टर आप लेते थे, लाइन लेते थे, इस लाइन का L1 का इस लाइन L2 के ऊपर प्रोजेक्शन आपने ये किया था, ये पॉइंट P और ये Q, करेक्ट है। आपने देखा है ना एक लाइन का दूसरे लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है पहले। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालते हैं इस लाइन के ऊपर ये, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालते हैं इस लाइन के ऊपर ये, और इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ओवर लाइन, ये जो लाइन है L2, करेक्ट है, ठीक है साहब। तो इसका मतलब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, करेक्ट। इसका ये मतलब हो गया कि जो PQ है प्रोजेक्शन है ये लाइन A1 और A2 का, करेक्ट है। तो अब दूसरे सेंस में इसको अब यहाँ से हटा देता हूँ। तो दूसरे सेंस में अगर आप आए तो PQ जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, PQ इज शॉर्टेज डिस्टेंस, करेक्ट है, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है, देखो सिंपल सा बात है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2, करेक्ट है, प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2। तो प्रोजेक्शन निकालने का कैसा तरीका ये भी हम जानते हैं वेक्टर्स में। तो ये देखिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। तो वेक्टर A का वेक्टर B के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डाले, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले, ये लेंथ हो गई प्रोजेक्शन, अभी अभी मैंने बताया था। और इसका जो प्रोजेक्शन निकालते हैं A डॉट B कैप, A डॉट B कैप भी बोल सकते हैं, या फिर A डॉट B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B, करेक्ट है। मतलब जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन लेना है निकालना है उसके अलावा में यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है, फाइन। तो यूनिट वेक्टर, अब आपका ए PQ के अलावा में यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, मतलब A1 A2 वेक्टर ये हो गया, ठीक है कि नहीं। A1 A2 वेक्टर इसका डॉट,
यूनिट वेक्टर अलाउंग पी क्यू, सपोज करो यूनिट वेक्टर यानी कि आप ले लिया, तो यूनिट वेक्टर तो आपको मालूम हो जाएगा a1 a2 डॉट एन क्या मतलब पी क्यू के अलाउंग में यूनिट वेक्टर, चूंकि b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये हो गया यूनिट वेक्टर अलाउंग पी क्यू, बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल, पी क्यू इज पैरेलल, इसके पहले देख चुके हैं आपने, पी क्यू पैरेलल है किसके, b1 क्रॉस b2 के, करेक्ट है ना, क्योंकि b1 क्रॉस b2 जो है परपेंडिकुलर है b1 पे भी और b2 पे भी, अब पी क्यू भी परपेंडिकुलर है लाइन L1, देयरफॉर परपेंडिकुलर टू वेक्टर b1, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L2, देयरफॉर परपेंडिकुलर टू आपका b2, फाइन, ये भी हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आते ये हो जाएगा आपका a2 माइनस a1, सिंपल सी बात है, डॉट b1 क्रॉस b2, अब आप देखेंगे तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको आप अलग कर लीजिए, एक्चुअली में ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का उसका मैग्नीट्यूड है, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, बस हो गया, आपको मिल गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, काम खत्म हो गया, ये हो गया, ठीक है, बात खत्म, इतना सा काम आपको करना है, ये हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस, फाइन। लेकिन आपको ये फार्मूला याद ही रखना है, आपने डिराइव कर लिया, आपने बातों को समझ लिया, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक की बात खत्म हो जाती है। अब मैं आपको इसके मेन जो फार्मूला हमको प्रॉब्लम में सॉल्व करना है उसको निकालना है, उसको निकालने के लिए अब मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में लेके जाता हूँ। तो कार्टेशियन फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हिसाब से ये क्या होगा, देखो a2 माइनस a1 उस लाइन के ऊपर है, तो मान लीजिए a1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो x1 y1 और z1 है, a2 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो x2 y2 और z2 है, मतलब ये लाइन x1 y1 z1 से पास हो रही है, दूसरी लाइन x2 y2 z2 से पास हो रही है, ठीक है साहब। इसके डायरेक्शन रेशियोज, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मैंने ले लिया a1 b1 और c1, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 और c2, क्योंकि ये b1 और b2 जो है वो वेक्टर्स पैरेलल टू द गिवन लाइन से, मतलब उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, तो ये वेक्टर b1 के डायरेक्शन रेशियोज मतलब ये लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज, ये लाइन L2 के डायरेक्शन रेशियोज, बिल्कुल क्लियर है एकदम, बिगिनिंग से आपने सारे लेक्चर देखे थे, कोई इशू नहीं है। अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट है, करेक्ट है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे दिया जाता है आपको मालूम है, डिटर्मिनेंट लेते हैं, फाइन, डिटर्मिनेंट ले लिया तो ये फर्स्ट रूम में आ जाएगा क्या, x2 माइनस x1 a2 माइनस a1 करेंगे ना, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और फिर b1 के डायरेक्शन रेशियो ये स्केलर कंपोनेंट, और ये a2 b2 और c2, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, इसको आप ऐसे ही रखना स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बताता हूँ, डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2, इसको आप अलग से निकाल लेना, करेक्ट, इसको अलग से निकालना मतलब b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, तो ये फाइनली आ गया आपके पास में, बात खत्म, ठीक है। तो अब आपको कुल मिलाकर लाइन ये है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ये लाइन 1, और x माइनस x2 अपॉन a2, और y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2, ये लाइन 2 है, और ये 1 एंड 2 आर स्क्यू लाइन्स है, आर स्क्यू लाइन्स, करेक्ट, और इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस ये दिया है, दिस इज शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम, करेक्ट, इस फार्मूले से आपको निकालना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दो वे में आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो पहले तो इसको निकाल लेना नंबर 1 वे, फिर इसको निकाल लेना नंबर 2 वे, और डिवाइड कर देना, अलग अलग कैलकुलेट करना है, करेक्ट, बस ये काम करना है आपको, फाइन। तो अब यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस पूरा 0 हो जाएगा, ये क्रॉस 0 में विलीन हो जाएगा, तो फाइनली इंटरसेक्टिंग लाइन्स की कंडीशन मैंने आपको बताया, तो ये लाइन्स इंटरसेक्टिंग कंडीशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, बोलो इंटरसेक्टिंग लाइन्स की कंडीशन ये पहले भी बता चुका हूँ, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 दैट इज इक्वल टू 0, ये बन गई इंटरसेक्टिंग लाइन्स की कंडीशन, किसकी कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और इसी को हम कोप्लेनर लाइन्स की भी कंडीशन बोलेंगे, लिख लो कोप्लेनर लाइन्स की कंडीशन, करेक्ट, क्योंकि लाइन्स अगर इंटरसेक्ट है तो कोप्लेनर भी है, करेक्ट, लाइन्स पैरेलल है तो भी कोप्लेनर है, तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स की कंडीशन देखें तो ये हो गई, ऑटोमेटिकली यही कंडीशन कोप्लेनर लाइन्स की कंडीशन होगी, करेक्ट कि नहीं, क्योंकि अब जब हम स्पेस में आते हैं तो स्पेस में तो 3
म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। तो अब अगर ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन में है तो या तो पैरेलल होगी या तो इंटरसेक्टिंग होगी। तो इंटरसेक्टिंग भी है तो भी कोप्लेनर है और पैरेलल है तो भी वो कोप्लेनर है। तो अल्टीमेटली जबकि हमने इसको इंटरसेक्टिंग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फार्मूले से उनके बीच का डिस्टेंस अगर जीरो कर दिया तो ये कंडीशन मिली, मतलब जब वो इंटरसेक्ट करते तभी उनके बीच का डिस्टेंस जीरो होगा। तो ये कंडीशन मिली यहाँ से, करेक्ट है, क्योंकि ये डिस्टेंस जीरो है तो ये जीरो में ये विलीन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनली इसके इक्वल जीरो हो गया। तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मैं ये भी पहले भी बता चुका हूँ कि आप क्या करो, वो आर्बिट्री पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बेस पर हमने दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं ये दिखाया था, और कॉमन पॉइंट्स जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है वो भी निकाला था, करेक्ट है वहाँ पर। तो वहाँ से हमने यहाँ से वो पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाले, यहाँ से हमने क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाले, दोनों को इक्वेट करके सॉल्व किए और दोनों के जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स हैं उनको हमने निकाल के वो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे। अगर वो दोनों कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिकल आते तब तो हम बोलते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब इस कंडीशन से ये क्लियर हो गया कि ये लाइन्स इंटरसेक्टिंग है। लेकिन अब पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वापस से आपको उसी प्रोसेस में आना पड़ता है। खैर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं, सिंपली ये बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं। ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। इन लाइन के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो फिर इस प्रकार से हम निकालेंगे, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो ये हो गया स्टूडेंट, ये फार्मूला, ये अलग निकालना ये निकालना, ठीक है। तो आपने देख लिया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की कंडीशन। तो फाइनली आपको यही चीज़ों को याद रखना है। कुछ बात समझ में आई? जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा वो याद रखना। आपका इक्वेशन नॉर्मली कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा, दो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में ये है, फाइन। अब ये दोनों लाइंस के बीच का अच्छा, दोनों चीज़ों को याद रखना। देखो क्या होता है ना कि अगर बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन आता है तो वो जनरली वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है, और अगर जेई लेवल पे क्वेश्चन आता है ना तो वो जनरली कार्टेशियन फॉर्म में पूछा जाता है। आई बात समझ में? हम दोनों तरीके से पढ़ते हैं। तो अब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लाइंस के दिए हुए उन लाइन को कोप्लेनर दिखाना है या फिर उन लाइंस को इंटरसेक्टिंग दिखाना है, कंडीशन देख लिया। अगर उन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो भी कंडीशन हमने देख लिया, करेक्ट है। तो वो कंडीशंस आपको हमेशा याद रहना चाहिए। कंडीशंस यहाँ से क्लियर हो जाती है, इंटरसेक्टिंग या कोप्लेनर। इंटरसेक्टिंग, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इंटरसेक्टिंग या कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन क्या हो गई बोलो? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 और c2 दैट इज इक्वल टू जीरो। गॉट द पॉइंट? इसका क्या मतलब? वो दो लाइंस दिए हुए, दो लाइंस की इक्वेशन मुझे मालूम है, और एक लाइन जो है वो x1 y1 z1 से पास हो रही है, दूसरी लाइन x2 y2 z2 से पास हो रही। क्लियर है? ये a1 b1 c1 लाइन 1 के डायरेक्शन रेशोज है और ये a2 b2 c2 लाइन 2 के डायरेक्शन रेशोज है। गॉट द पॉइंट? क्लियर, फाइन। तो अब ये अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो है तो लाइन इंटरसेक्टिंग है या कोप्लेनर है। और अगर इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, अगर ये स्क्यू लाइंस होती और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे स्क्यू लाइंस में, तो अब इसको क्या करो, इसको इवैल्यूएट करो। अब ये जीरो नहीं होगा, इसको हमने इवैल्यूएट किया और फिर डिवाइड कर दिया b1 क्रॉस b2, जो कि वो वेक्टर्स है जिसकी कि वो लाइंस पैरेलल है, करेक्ट है कि नहीं। मतलब वो वेक्टर्स b1 कहाँ से बनेगा? इससे बनेगा a1i प्लस b1j प्लस c1 के। a2 कहाँ से, अपना b2 वेक्टर कहाँ से बनेगा? a2i प्लस b2j प्लस c2 के से, करेक्ट है। और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, डिवाइड कर दिया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। आई होप दैट आप सब लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस कोई कंफ्यूजन नहीं है। डेरिवेशन हमने बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वे में निकाला है, फार्मूला आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं।